टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। और आइए देखते हैं सामान्य अध्ययन का एक और टेस्ट सीरीज। इसके पहले भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज के वीडियो अपलोड किए गए हैं। आप उसी आधार पर अपनी तैयारी को पुख्ता बना सकते हैं। उम्मीद है आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आपके पास भी और कई स्टडी मटेरियल होंगे, जैसे कई आप जो है कि महत्वपूर्ण किताबों को अपने पास भी रखे होंगे और इसमें हमारा भी कुछ सहयोग रहा। तो इस तरीके से कुल मिला जुला करके आप अपनी तैयारी को अंतिम जो है कि मोड़ पे ले जाएं। और चूँकि आपके एग्ज़ाम शुरू ही हो गए हैं, फिर भी उसमें कुछ ये प्रश्नों का एक कलेक्शन है, आप इसको देखें अगर समय मिले तो, और इसमें से कुछ अपना आकलन करने का प्रयास करें। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है कि भारत भूमि का अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना डिग्री है। ये भारतीय भूगोल से संबंधित प्रश्न है और ये सामान्य अध्ययन का सेट है जो सबके लिए कॉमन है। भारत भूमि का अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना डिग्री है ये बताना है। और इसका सही जवाब देखिए, भारतीय भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है वो लगभग 29 डिग्री है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। यानी कि ऑप्शन इसके लिए सही यानी कि है उपयुक्त में से कोई नहीं इसके लिए सही जवाब होगा, क्योंकि 29 डिग्री जो है कि कहीं भी नहीं दिया गया है। यानी कि भारत भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है लगभग 29 डिग्री है, यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट जो है कि नॉर्थ से लेकर के और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक है, यानी कि इस तरीके से। और इसका नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं कि भारत के कितने राज्यों की समुद्री तटरेखा है। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी समुद्री तटरेखा है। तो ऐसे राज्यों की संख्या भारत में 9 है जिनकी समुद्री तटरेखा है। और ये 9 राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात है, केरल है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेशों की समुद्री तटरेखा है। और भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश जिनकी समुद्री तटरेखा है वे कौन कौन से हैं, तो अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप, दमन दीव और दादर नागर हवेली के साथ साथ पुडुचेरी भी है। इस तरीके से इसके अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य भूमि के सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी बिंदुओं के बीच की लंबाई कितनी है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, देख लीजिए। और ये तीनों ही प्रश्न जो है कि भारतीय ज्योग्राफी यानी इंडियन ज्योग्राफी से है। तो देखिए, भारत के मुख्य भूमि के सबसे उत्तरी और दक्षिणी बिंदुओं के बीच की जो लंबाई है वो है कितना, तो 32 से 14 किलोमीटर है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। और भारत में जो मुख्य भूमि के जो पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो 29 से 33 किलोमीटर है। इस क्रम में आप ये भी जान सकते हैं कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत के स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है, जबकि कुल तट रेखा की लंबाई जो है वो 7516 किलोमीटर है। और भारत के मुख्य भूमि के तट रेखा की जो कुल लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इनसे जुड़े हुए हैं, काफ़ी उपयोगी है, आप देख सकते हैं। और इसका अगला प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि निम्नांकित में से किस राज्य का कोई भी भाग यानी कि NCR यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल नहीं है। कौन से ऐसे राज्य है जिसका कोई भी भाग जो है कि NCR में शामिल नहीं है, और पंजाब इसका सही जवाब होगा। पंजाब जिसका कोई भी हिस्सा जो है कि वो NCR में संबंधित नहीं है या उसके अंतर्गत नहीं आता है। केंद्र शासित प्रदेश जो राजधानी का जो केंद्र शासित प्रदेश यानी कि राजधानी जो क्षेत्र है दिल्ली, अर्थात वो NCR की सीमा सिर्फ 2 राज्यों उत्तर प्रदेश और हरियाणा से मिलते हैं। इस तरीके से इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि नेपाल हिमालय के किन्हीं 2 नदियों के बीच स्थित है। नेपाल हिमालय जो है वो किन 2 नदियों के बीच स्थित है, ये अगला प्रश्न है। और इसका ये 35वां प्रश्न है। और इसका सही जवाब है कि नेपाल हिमालय जो है कि काली और तीस्ता नदियों के मध्य स्थित है, यानी कि सही जवाब ऑप्शन बी में दिया हुआ है। उस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें जो अलग अलग जो हिमालय ये नदियों के बीच जो है कि अलग अलग हिमालय के हिस्से जो बसे हुए हैं, यानी कि इसमें देख लीजिएगा जो पंजाब हिमालय है वो सतलज नदी के बीच स्थित है, यानी कि सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। फिलहाल एक और देख सकते हैं इसमें कि जो कि ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में ये हिमालय जो ये बसा हुआ है, यानी कि पश्चिम में तीस्ता और पूरब में दिहांग नदी के बीच जो हिमालय है उसे असम हिमालय के नाम से जानते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है कि मरखा घाटी निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। 36वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है यानी कि ये लद्दाख की जो है कि प्रसिद्ध घाटी है। तो आप इस तरीके से इसके नेक्स्ट प्रश्न को देख सकते हैं, जबकि जो चुम्बा घाटी है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरु शिखर किस पर्वत या पठार की सबसे सर्वोच्च शिखर है। और आप ये प्रैक्टिस सेट अगर हमारा देखे होंगे तो इसमें ये कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है कि गुरु शिखर जो है कि ये किसका सबसे उच्च शिखर है, तो ये अरावली पर्वत की जो सबसे सर्वोच्च शिखर है। और यह है कि गुरु शिखर ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और गुरु शिखर अरावली पर्वत के आबू पहाड़ी पर स्थित है। और आबू पहाड़ी में जैनियों का प्रसिद्ध धर्मस्थल भी है, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो स्थित है, यानी कि आबू पहाड़ी में है। इस तरीके से आप इसके बाद इसके देख सकते हैं। इसका अगला प्रश्न है कि थाल घाटी दर्रा निम्न में से किसके बीच में स्थित है। ये
38वां प्रश्न है और इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, यानी कि मुंबई और नासिक के बीच में स्थित है। प्रश्नों को थोड़ा तेज़ गति से देखने का प्रयास करेंगे, समय कम है। और इसमें बिहार में कोसी नदी, ये बताना है कि बिहार में कोसी के मैदान के पश्चिम में कौन नदी है। ये 39वां प्रश्न है और इसमें कमला नदी इसका राइट आंसर होगा, ये बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे। भारत संघ के संस्थापक कौन है, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भारत संघ के संस्थापक थे, यानी कि एक से अधिक व्यक्तियों का नाम इसमें शामिल होगा, यानी कि भारत संघ के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। इसके सही जवाब यानी कि सी और ऑप्शन बी दोनों ही सही है, यानी कि एक से अधिक इसके लिए सही जवाब होगा। जबकि ऑप्शन में जो एओ ह्यूम दिया हुआ है ये कांग्रेस के संस्थापक हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में, जिसमें ये इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। और इसका सही जवाब यानी कि लाला लाजपत राय होगा और ये अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में की गई थी, यानी कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, यानी कि इसको हम AITUC के नाम से जानते हैं। तो 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि झारखंड के देवघर जिला के किस गांव में ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था। यह 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न है कि देवघर जिला से ये शुरू हुआ था। रोहिणी गांव इसके लिए सही जवाब हो, यानी कि देवघर जिला के रोहिणी गांव में ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। और 12 जून 1857 को देवघर जिला के रोहिणी गांव में 32वीं जो रेजिमेंट के 3 सैनिक थे, जिसमें अपने मेजर यह है कि नॉर्मन लेस्ली तथा सर्जेंट डॉक्टर ग्रांट की हत्या कर दी गई थी। और इस तरीके से वहाँ से 1857 की जो क्रांति है वो शुरुआत वहाँ से हो गई थी। और इसका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम उसके नीचे कूट के अनुसार आपको बताना है। जालियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था 1919 में हुआ था, जबकि डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई थी। ये जालियांवाला बाग के पहले की घटना है। और इसके बाद से 1919 का जो अमृतसर का जो कांग्रेस अधिवेशन है, इसको तीनों को सजाना है, आप देख सकते हैं। और डॉक्टर सत्यपाल की जो गिरफ्तारी हुई थी 10 अप्रैल 1919 को हुई थी। जालियांवाला बाग उसके जस्ट 3 दिन बाद यानी कि 13 अप्रैल को हुई। और 1919 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो 27 दिसंबर 1919 से लेकर के और 1 जनवरी 1920 तक चला था। इस तरीके से अगर सही क्रम अगर देखा जाए उनके काल क्रम के अनुसार, तो इसमें सबसे पहले सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई थी, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसके लिए ऑप्शन बी सही है, यानी कि पहले दूसरी घटना हुई, उसके बाद पहली और इसके बाद तीसरी घटना। और इसका अगला प्रश्न है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय ब्रिटेन का शासक कौन था। ये 44वां प्रश्न है। तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उस समय ब्रिटेन का शासक कौन था। जॉर्ज पंचम इसके लिए सही जवाब है। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन लंदन में किया गया था 1930 से लेकर के 1932 के दौरान। और इस तरीके से जो जॉर्ज पंचम का जो शासनकाल रहा था, यानी कि 1910 से लेकर के 1936 तक रहा था। जबकि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री थे वो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। इस तरीके से इसमें हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वर्ष 1930 में लाल कुर्ती आंदोलन किस भाग में चला था। लाल कुर्ती आंदोलन ये भारत के किस भाग में चला था। तो ये भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में चला था, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबने अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में यह आंदोलन चलाया गया था, लाल कुर्ती आंदोलन, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब होगा इसके लिए। आप जानते हैं कि जो खान अब्दुल गफ्फार खान है उनको सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, क्योंकि वे सीमांत प्रांत के थे और उन्होंने भारतीय विभाजन का विरोध किया था, यानी कि पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था उसका। नेक्स्ट प्रश्न है कि इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का दमन करने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन था। इलाहाबाद में जो 1857 के विद्रोह का जो दमन किया था उस अंग्रेज अधिकारी का नाम यानी कि कर्नल नील था, यानी कि ऑप्शन बी में दिया गया है। और आप जानते हैं कि इलाहाबाद में जो है कि इलाहाबाद में जो मुख्य रूप से विद्रोहियों के जो नेता थे वो लियाकत अली खान थे, लियाकत अली थे। और इसमें जो ऑप्शन ये हीरोज जो दिया हुआ है ऑप्शन ए में, यानी कि उसने झांसी में विद्रोह का दमन किया था उस समय, यानी कि जहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राज कर रही थी। इस तरीके से इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना कब की गई थी। 47वां प्रश्न है। सदाकत आश्रम की स्थापना पटना में यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। और असहयोग आंदोलन के दौरान यानी कि मजरूल हक ने पटना के दीघा क्षेत्र में अपने मित्र खैरू मियाँ के द्वारा दिए गए ज़मीन पर सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। और ये जो है कि मुख्य रूप से कांग्रेस के एक तरीके से गतिविधियों का मुख्य केंद्र हुआ करता था, यानी कि सही जवाब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
से संसद को यह शक्ति प्राप्त है। देखिए अब यहाँ से राज्य व्यवस्था के प्रश्न है कि वह किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल होने की अनुमति प्रदान कर सकती है। ये 48वां प्रश्न है और इसका सही जवाब ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यानी कि अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल होने की अनुमति प्रदान कर सकता है। और अनुच्छेद 1 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। और इस तरीके से इसका हम नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन किया जा सकता है या किसी राज्य में विधान परिषद का उत्साधन किया जा सकता है। इस बात का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? और इसमें से देख लीजिएगा, क्योंकि राज्य विधान परिषद का सृजन या राज्य से विधान परिषद का जो उत्साधन किया जा सकता है, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 169 में किया गया है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ऑप्शन इसके लिए ई सही जवाब होगा। और नेक्स्ट है कि घर्षणात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं? ये जो है कि इकोनॉमिक का प्रश्न है कि घर्षणात्मक बेरोजगारी का क्या मतलब होता है कि जब एक रोजगार से दूसरे रोजगार में जाने के क्रम में उत्पन्न बेरोजगारी की स्थिति को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। और सामान्यतः यह जो बेरोजगारी है दबाव या मजदूरी की स्थिति को नहीं दर्शाता है, बल्कि बेहतरी के लिए नए अवसरों की ओर जाने की स्थिति को दर्शाता है। यानी कि जब एक व्यक्ति अपने किसी एक रोजगार को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में जाना चाहता है और उस क्रम में जो बेरोजगारी होती है उसे ही घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तो ये जो है कि किसी गरीबी या दबाव मजबूरी को स्थिति को नहीं दर्शाता है, बल्कि एक अवसर के बाद दूसरे अवसर की तलाश करने को ये इंगित करता है। यानी कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है? ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। और यहाँ से देखिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट इसका प्रश्न देखते हैं यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है। देखिए ये 59वां प्रश्न है, इनमें से कौन सही है देख सकते हैं आप। ऑप्शन आपके सामने है, आप देख लीजिए कि कह रहा है कि ध्वनि का वेग होता है, ये बताना है। देखिए ध्वनि का वेग जो है कि सर्दियों की तुलना में गर्मियों में सबसे अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब है। और ध्वनि के वेग से संबंधित कुछ आप बातों को जान सकते हैं कि देखिए ध्वनि का जो वेग होता है, यानी कि ध्वनि का वेग वायु में कितना होता है तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकते, आपको ये भी जानना चाहिए। और आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, यानी कि नमयुक्त वायु का जो घनत्व होता है वो शुष्क वायु के घनत्व से कम हो जाता है और ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। और यही कारण है कि बरसात के मौसम में सीटी की आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देती है और ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। जब तापमान बढ़ेगा तो भी ध्वनि की चाल बढ़ती है। और वायु में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल कम से कम 0.6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका सही जवाब ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है इसका सही जवाब, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसके लिए। और इसके बाद हम अगला प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि पौधों में जो फ्लोएम होते हैं वो किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं? देखिए पौधे में 2 तरह के ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम यानी कि आप याद रख सकते हैं जौ से जाइलम भी होता है, जौ से जल भी होता है। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि जाइलम जो होता है वो जल के परिवहन करता है, जबकि जो फ्लोएम होता है वो यानी कि पोषक तत्वों का, यानी कि जो ये फ्लोएम जो है वो भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। जबकि फ्लोएम क्या है कि एक अस्थायी ऊतक है, यानी कि जटिल अस्थायी ऊतक है ये। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? 61वां प्रश्न है और इसमें देखिएगा पैरेन्काइमा जो ऊतक है उसका अंतरकोशिकीय क्षेत्र सबसे बड़ा होता है। और इस ऊतक की कोशिका में सघन कोशा जो द्रव्य हैं एवं केंद्रक पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है देखिए कि प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं? इसका सही जवाब क्या हो सकता है आप देख सकते हैं। और इसके लिए टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। और इसका कारण है कि टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो काफ़ी उच्च होता है, यानी कि लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि वेग और समय के बीच जो है कि संबंध को दर्शाने के लिए किस समीकरण का उपयोग किया जा सकता है? यानी कौन सा समीकरण है जो वेग यानी कि वेग को भी कहते हैं और समय यानी कि टी के बीच के संबंधों को दर्शाता है? आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें ऑप्शन आप देख सकते हैं। देखिए इसमें पहला ऑप्शन में जो दिया हुआ है एस इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर है। ये जो है कि ये दूरी का सूत्र है, यानी कि जो यहाँ u जो है कि प्रारंभिक वेग होता है, t टाइम है, और ये a जो है कि एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? यानी कि वेग और समय के बीच जो दर्शाएगा, यानी कि v इक्वल टू u प्लस AT एक फार्मूला है और ये जो है कि वेग और समय के बीच के संबंधों को दर्शाता है। और नेक्स्ट है कि पौधों में फ्लोएम के निर्माण के लिए भाग लेने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? फ्लोएम के निर्माण में कौन सी कोशिकाएं भाग लेती हैं? तो
इसमें देख सकते हैं, देखिए फ्लोएम जो बनता है वो 4 तत्वों से बनता है, जिसमें चालनिक नलिकाएँ होती हैं, सहकोशिकाएँ होती हैं, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मिश्रितक होते हैं। इसका मतलब है कि एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है, यानी कि तीनों ही ऑप्शन इसके लिए सही है। नेक्स्ट है कि यदि वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिक सेंटर O के बीच रखा जाता है तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ये 65वां प्रश्न है और इसका सही जवाब ऑप्शन बी में है, यानी कि प्रतिबिंब काफ़ी छोटा बनेगा। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि अवतल लेंस में वस्तु के अनंत पर रहने से प्रतिबिंब जो है कि फोकस पर बनता है, और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है तो ऋणात्मक होती है, अभी जान सकते हैं। जबकि उत्तल लेंस की क्षमता वो धनात्मक होती है, और लेंस की क्षमता को हम जानते हैं कि डायोप्टर के नाम से जानते हैं, और जिसे हम डी से सूचित करते हैं। और नेक्स्ट है कि जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श करता है। अब इनमें से कौन से पहिए की गति को रोकेगा, ये बताना है। जब साइकिल में ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक पैड जो होता है वो पहिए को स्पर्श करता है, और इनमें से कौन सा पहिए की गति को रोकेगा। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, काफ़ी ये लॉजिक वाला सवाल है। और इसका देखिए सही जवाब क्या हो सकता है, देख लीजिएगा। पैड और रिम के बीच का जो घर्षण होता है वो जो है कि पहिए को रोकने का काम करता है, क्योंकि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो जो ब्रेक पैड होता है वो चक्के को यानी कि पहिए को स्पर्श करता है, यानी कि उसके रिम से बीच उसका घर्षण होता है, और इसके चलते साइकिल की गति रुक जाती है, यानी कम हो जाती है। अगला प्रश्न है कि 11 से 12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था। 67वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है, यानी कि जयपुर में यह आयोजन किया गया था। और ये जो है कि इसका सही जवाब है, जनवरी 2023 में ही एक और भी सम्मेलन हुआ था, यानी कि भारतीय पुलिस महानिदेशक का ये हुआ था, और ये दिल्ली में हुआ था। जबकि 108वीं जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ था जनवरी 2023 में, और ये कहाँ हुआ था तो नागपुर में हुआ था। इस तरीके से इसका नेक्स्ट यहाँ देखिए तीनों ही ऑप्शन में दिए गए हैं। दिल्ली में कौन सा हुआ था तो पुलिस महानिदेशक का जो आयोजन हुआ था, जबकि नागपुर में अखिल भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ था जनवरी 2023 में ही। जबकि जनवरी में जो है कि इस प्रश्न का जवाब था, यानी कि इसमें विधानसभाओं के अध्यक्षों का सम्मेलन हुआ था। इसका अगला प्रश्न है कि इसका अगला प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है। 68वां प्रश्न है इसका, और इसके पुस्तक के लेखक है यानी कि शांतनु गुप्ता है, और योगी आदित्यनाथ का जो बचपन का नाम है अजय सिंह बिष्ट था, और इसलिए इनके संबंध में ये किताबें लिखी गई हैं। तो इसका सही जवाब शांतनु गुप्ता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं, इसका 69 प्रश्न है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेश में विकसित विंडोज़ के साथ बदलने का फैसला किया गया है। ये 69 प्रश्न है, और इसका सही जवाब ऑप्शन बी में है, यानी कि इसका नाम माया रखा गया है। यानी कि ये स्वदेश में विकसित विंडोज़ है और उसके साथ बदलने का फैसला लिया गया है माया, यानी कि भारत का जो पूर्णतः स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जिसका निर्माण हुआ है उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर किया गया है। और माया ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चक्रव्यूह नाम का एक एंटी मैलवेयर और एंटीवायरस भी है। जबकि स्वाति नामक पर्वतीय रडार को हाल ही में भारतीय सेना में भी शामिल किया गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी में है। और इसका आखिरी प्रश्न देखते हैं आज के लिए कि 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित दिल्ली महालनोबिस किस पेशे से जुड़े थे। दिलीप महालनोबिस जो है कि किस पेशे से जुड़े थे, पद्म विभूषण पुरस्कार से उनको दिया गया था 2023 में। और ये किस पेशे से थे तो ये जो है कि डॉक्टरी से जुड़े हुए थे, यानी कि एक डॉक्टर थे। ऑप्शन सी सही जवाब है इसके लिए। इस तरीके से अब आप देख सकते हैं इसमें कि वर्ष 2023 में कुल 106 लोगों को जो है कि 106 लोगों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया था, जिसमें 6 जो है कि पद्म विभूषण थे, 9 पद्म भूषण थे, और 91 जो है कि पद्म पुरस्कार दिए गए थे।